रेवोल्यूशन एक्चुअली दो चरणों में, दो नहीं तीन चरण कहेंगे, मतलब एक 1905 में हुआ जो अनसक्सेसफुल था, वो रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत शांत तरीके से हुआ। बट 1905 ब्लडी संडे इवेंट फॉर्म द बेस फॉर द 1917 रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। और 1917 में भी दो बार हुआ, मतलब 1905 में अनसक्सेसफुल हुआ बिकॉज एक्चुअली वो कोई रेवोल्यूशन था भी नहीं, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। और 1917 में एक फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में, इसलिए रशियन रेवोल्यूशन को फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1905, Father Government sang the workers like to illustrate the problem's life. Independence tech में ही पहुंच पाए LA। Police और Cossacks celebrated Bloody Sunday। फिर स्ट्राइक चली रशिया में चाहे हो कोई भी डे। 1904 के एंड में क्या हुआ कि कोई आयरन वर्क्स फैक्ट्री थी, उसके 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। वर्कर्स में ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन थी, थोड़ी लोगों ने यूनिटी बनाई और सबने कहा कि चलो हम लोग ना जार निकोलस जी को अपना दुख दर्द बताते हैं कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम है। वर्कर्स के दिमाग में तब तक ये नहीं था कि जार निकोलस हमें भगाएगा या कुछ करेगा, उनको ये लगता था जार निकोलस तक शायद बात पहुंच ही नहीं रही है, अथॉरिटीज उन तक बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं। तो एक फादर गापोन जी थे, उनके नेतृत्व में हजारों वर्कर्स विंटर पैलेस की तरफ बढ़ चले। विंटर पैलेस जार निकोलस जी का घर था, उस समय शायद वो घर पर नहीं थे। वहां पर पुलिस और कोजेक्स मिलिट्री में काम करते थे, तो इनके विंटर पैलेस में पुलिस वाले और कोजेक्स थे। इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी उस प्रोसेशन पर, जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आ रही थी राजा जी को अपना दुख दर्द बताने। 100 से ज्यादा मर गए, 300-400 घायल हो गए। जब ये गोलाबारी हुई थी वो दिन था संडे, इसलिए उसको कहा जाता है ब्लडी संडे। और डेट थी 22 जनवरी 1905 जब ये प्रोसेशन जो है विंटर पैलेस पहुंचा था। तो लोगों में बहुत गुस्सा आया, हर जगह स्ट्राइक हो गई। ये कौन सी बात होती है भाई, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से बात बताने आए थे, सब जगह स्ट्राइक हो गई। वर्कर्स ने छोटी छोटी यूनियन बना ली, हर क्लास ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, बिजनेसमैन ने, जितने भी थे ना छोटे छोटे लॉयर्स, सब ने अपनी छोटी छोटी यूनियन बना ली और पूरे देश में उथल पुथल मच गया। अब जार जी को समझ में आ गया कि भाई अब अगर मैंने नहीं देखा, जनता की बातें नहीं सुनी, तो जनता तो अब बगावत पे उतर आएगी। तो जार आए सामने और उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी। जैसे पहले ये सोवियट्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन बनते थे, इनको एक तो लीगल कर दिया। दूसरा, उन्होंने जनता से बोला कि ठीक है अब सिविल राइट्स को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया कि हम जनता के क्वेश्चंस पर, उनकी परेशानियों पर ध्यान देंगे और इसके लिए एक डूमा कंसल्ट करेंगे। From October manifesto, Duma was denied. Duma के बाद खुशी आई थोड़ी रशिया में। डूमा मतलब एक पार्लियामेंट बनाएंगे, अथॉरिटी अभी भी राजा जी की ही होगी, वही चलाएंगे। ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट टाइप का होगा जो बताएगा, जनता की प्रॉब्लम्स रखेगा और राजा के राजकाज में सहयोग देगा। तो भाई बन गई कंसल्टेटिव डूमा। जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भी थोड़े खुश हो गए कि चलो वाह वाह, अब लगता है कि हमारा बिल्कुल दुख दर्द मिट जाएंगे। राजा साहब ने हमारे प्रतिनिधियों को भी अपने पार्लियामेंट में जगह दी है। वेरी गुड, सब खुश, रिवोल्ट खत्म हो गया। ये जो जार निकोलस जी ने प्रोमिसेस करे थे सिविल राइट्स का ख्याल रखने के लिए, इसको कहा गया अक्टूबर मैनिफेस्टो। अक्टूबर मैनिफेस्टो के बाद रेवोल्यूशनरीज भी शांत कि अब तो कंसल्टेटिव डूमा बन गया है, हमारी प्रॉब्लम्स राजा जी तक पहुंचेंगी, उनका सोल्यूशन होगा, और ये रिवोल्ट एक तरह से शांत हो गया। लेकिन जार जी के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ ये कंसल्टेटिव डूमा बनाया था, वो तो डूमा बनने के 75 दिन बाद ही उन्होंने हटा दिया। फिर सेकेंड डूमा बनाया, उनको लगा सेकेंड डूमा भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो सेकेंड डूमा भी जल्दी ही हट गया। फिर थर्ड डूमा में वो सारे उन कंजर्वेटिव्स को ले आए जो कि राजा जी के हिसाब से ही चलना चाहते थे। डिसमिस हुए तो डूमा फटाफट से शामिल हुए कंजर्वेटिव, थर्ड डूमा में पटाखे